हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर की आंसर की। और ये पेपर है हमारा माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का, शॉर्ट में कहते हैं MSU। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम पेपर दिए हैं अपनी आंसर की चेक कर लें और ये चेक कर लें कि किस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है और किस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है और किस क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लगाकर आए हैं। तो स्टार्ट कर दें। फिर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन मॉडल से आए नहीं हैं। लगभग 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी मॉडल से मिलते जुलते होंगे, वरना सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने अपने पास के रखे। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ और चेक कर लें आप, ठीक है। देखिए ज़रा, देखिए बेटे ज़रा ठीक से इस पेपर को। ये पेपर आपका ही है, आपने दिया है इस पेपर को। तो क्वेश्चन फर्स्ट मेरे पास है, प्रोटीन संरचना को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। पीडीएफ थोड़ी सी हल्की है, ठीक है, पर घबराओ मत, पेपर आपके पास है, लेकर बैठो। ये क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं। अगर इस पेपर का पहला क्वेश्चन ये वाला, तो हो सकता है आपके पेपर का क्वेश्चन दूसरा हो, ठीक है। क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं। तो प्रोटीन की संरचना को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो भाई हमें ज़्यादा लंबे पे जाना नहीं है, शॉर्ट में कर देना है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या लगा दोगे आप? ए लगा दोगे, ठीक है। आप जिसका पेपर आपके पास है वो लेकर साथ बैठें और ऑप्शन लगाते रहें। ओके 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 ओके। क्वेश्चन 2 है, मज़ा आता है देखने में आंसर की, भाई हम कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन सही लगा कर आए हैं। क्वेश्चन 2 आ गया मेरे पास, प्रोटीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा बेटा, कौन सा कथन सत्य है बताना है। 4 कथन है, 3 गलत है, 1 सही है। प्रोटीन ग्लूकोज के बहुलक है, बिल्कुल गलत है, जिंदा गलत है, दूर दूर तक सही नहीं है। बी नंबर, प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक है, हो सकता है। सी नंबर, प्रोटीन पेप्टाइड बन के बहुलक है, हो सकता है। प्रोटीन डाइसल्फाइड पुलों के बहुलक है, दो तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इन दोनों में से एक होगा, बी या सी में से। चलिए साहब, कौन सा ऑप्शन है? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अरे सिंपल से क्वेश्चन है, चेक करते रहो। न्यूक्लियोसाइड की संरचना क्या है? बहुत बढ़िया, न्यूक्लियोसाइड की संरचना क्या है? अच्छा, न्यूक्लियोसाइड दे रखा। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होते हैं प्लस शर्करा होती है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस प्लस शर्करा प्लस फास्फेट इकाई होती है। ओके डन, समझ में आ रहा है। तो मेरे पास जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या होगा? 1 शर्करा प्लस 1 फास्फेट इकाई नहीं होना चाहिए। 1 आधार प्लस 1 शर्करा, वाओ गॉड, 1 आधार प्लस 1 फास्फेट, 1 आधार प्लस 1 शर्करा प्लस 1 फास्फेट। तो उसका बी नंबर राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप बी पे टिक लगाएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं। न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड हैं, और ये बहुत बढ़िया, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के खंड हैं। तो बेटा क्या लग रहा है? चौथे का जरा कौन सा ऑप्शन है बताओ जल्दी फटाते से। देखो जिनका पेपर है ये, उनके टिक लगे हुए हैं। देखो इसका बी नंबर लगा हुआ है, लेकिन बी नंबर नहीं है। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा पास 4th क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड है। तो निर्माण के खंड है, हिस्टोन होगा, एमिनो एसिड होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा या न्यूक्लियोटाइड होगा। तो बेटा इसका डी नंबर होता है न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यौगिक दे रखा हमें एक, और निम्नलिखित में से किसका घटक है? आरएनए का है, डीएनए का है, एडेनिन का है और थाइमिन का है। एडेनिन थाइमिन दोनों बेकार हैं, इससे बाहर कर दो, इसके तो घटक होंगे नहीं। बचा हमारा आरएनए और डीएनए। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और डीऑक्सीराइबोस शुगर हमारी डीएनए में पाई जाती है। इसका मतलब है 5वें नंबर का हमारा बी नंबर राइट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट लगा आए हैं जो भी हैं। आगे देखते हैं। 6 नंबर, डीएनए के प्राथमिक संरचना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग फंस जाता है यार, इसमें तो तुक्का लगाने का भी हिसाब ना है। ATGCCGATC के पूरक स्ट्रैंड की पहचान है। तो उसका बी नंबर राइट है, आप बी नंबर पर टिक लगा लें, ठीक है। आपके मॉडल का क्वेश्चन है ये वाला, मॉडल में दे रखा क्वेश्चन। थाइमिन की संरचना क्या है? ABCD। तो थाइमिन की संरचना कुछ ना कुछ होगी। क्या होती है बेटे? मेरे पास सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है, सबको पता होना चाहिए। देखो थोड़ा लंबे हाथ से खींचूंगा, लंबे हाथ से खींचना मतलब थोड़ी तेज करवाऊंगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन है, सबके सब करवाने भी हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बस आप चेक करते रहो। न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन पर मिलता है। भैया क्या मिलता है? देखो इन्होंने लगाया केवल फास्फोरिक अम्ल, बी नंबर लगाया केवल शर्करा, सी नंबर लगाया केवल प्यूरिन और डी नंबर लगाया शर्करा, प्यूरिन, वेज, पिरिमिडीन व फास्फोरिक अम्ल। तो क्या लग रहा है बेटे? न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन पर मिलता है। क्या मिलता है? शर्करा भी मिलती है, प्यूरिन भी मिलता है, फास्फोरिक अम्ल भी मिलता है। तो उसका डी ऑप्शन राइट है। शर्करा भी मिलेगी, प्यूरिन, वेज भी मिलेगा, पिरिमिडीन भी मिलेगा और फास्फोरिक एसिड भी मिलेगा। मतलब डी नंबर 8 में का राइट ऑप्शन है। और आपको भी क्या करना है? डी नंबर का राइट ऑप्शन ही लगाना। राइट ऑप्शन कौन सा? मतलब डी नंबर, ठीक है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन लेता हूँ। पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है, इसको हटा दो जरा। पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? रक्तस्राव के उपचार में, जठरंध्र संबंधी मार्ग के
रसौली के उपशामक उपचार में दर्द के राहत के लिए एल्जेबिक जैसे सिर दर्द, दांत दर्द, नसों का दर्द, बदन दर्द, हर तरह का दर्द, ये पैरासीटामोल हल्के दर्द को खत्म कर देता है, तेज दर्द को नहीं, हल्का दर्द खत्म कर देता है। इसका मतलब है सी नंबर इज द राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाता हूँ, SAR का पूरा नाम क्या है? देखो तो फंस जाओगे आप। इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में देखो फुल फॉर्म ऑफ SAR, तो इसमें लिखा हुआ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेटेड, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, नॉन ऑफ द दिस। देखो आपका जो मॉडल दे रखा है जौन सा भी है उसमें SAR का पूरा नाम दे रखा है संरचना गतिविधि संबंध, हिंदी में बोला जाता है उसको, लेकिन इंग्लिश में इसमें बोला जाता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आप कहीं भी सर्च मार लो, क्रोम पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, मेरी वीडियो देखो, सब में क्या है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, लेकिन हिंदी में बोलते हैं इसको संरचना गतिविधि संबंध। जानबूझ के ये क्वेश्चन टीचर ने गलत लिखा है, ठीक है, जबकि इसको संरचना गतिविधि संबंध को उठा के यहाँ पे सी के पास रखना चाहिए था, लेकिन इन्हें गड़बड़ कर दिया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है सी नंबर है, इंग्लिश वाला बिल्कुल राइट है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को। निम्न में से एंटीबायोटिक को चुनिए, निम्न में से एंटीबायोटिक को चुनिए, तो पैरासीटामोल, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोरोफेनिकोल, तो राइट ऑप्शन है मेरे पास डी नंबर, ठीक है, डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है मेरे पास, क्लोरोफेनिकोल। आगे बढ़ाता हूँ, देखो CNS डिफरेंस्ड के प्रयोग किया जाता है बेहोश करने के लिए, हिप्नोटिक के रूप में, नींद लेने के लिए। अरे यार तो बाद में का भैया डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है, करेक्ट है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ भैया, आगे बढ़ाओ, रुको मत। 13वां क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, जल्दी बताओ बेटे, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? अधिकतम, तो बी नंबर इज द राइट ऑप्शन है, आप बी नंबर पे लगा लो, ठीक है, बेझिझक। ओके आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। एसाइक्लोविर का प्रयोग किया जाता है एंटी एंजाइल में, एंटी फंगल में, इनमें से कोई नहीं, एंटीवायरल में, तो एंटीवायरल होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन। तो भैया एंटीवायरल में इसका यूज़ किया जाता है, 14वें का ए नंबर है। काफ़ी क्वेश्चन गलत करके आए हैं आप। HIV एड्स के उपचार की दवाई है, ये तो सबको पता होना चाहिए। देखो एस्पिरिन, यार एड्स के लिए एस्पिरिन लगेगी, देखो इस पे एस्पिरिन पे लगाया है ए नंबर पे। अच्छा खुद से एक बार दिमाग लगाओ, एस्पिरिन क्या एड्स के लिए यूज़ हो सकती है? एस्पिरिन कहाँ, एड्स कहाँ? इतना भयंकर लोग हैं, बड़ी बड़ी अच्छी दवाइयाँ उसके लिए यूज़ मतलब असर नहीं कर पाती उस पर, तो एस्पिरिन का घंटा असर करेगा। तो ग्लिसराइल नाइट्रेट, जाइडोब्यूडीन, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी नंबर है, जाइडोब्यूडीन, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट सिद्धांत के अनुसार ड्रग का जैविक प्रभाव उत्पन्न होने का कारण है। सिद्धांत कौन सा है मेरे पास? बेटा इंड्यूस्ड फिट सिद्धांत के अनुसार ड्रग का जैविक प्रभाव उत्पन्न होने का कारण है एंजाइम का सक्रियण, एंजाइम का असक्रियण, एंजाइम की तृतीय संरचना में परिवर्तन, ये सभी। तो उसका राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? ए नंबर है, एंजाइम का सक्रियण। चलो आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सैलिसिलिक अम्ल एंटीसेप्टिक है, फिनोल एंटीसेप्टिक है, किंतु सैलिसिलिक अम्ल की अपेक्षा कम टॉक्सिक है। पॉलीफिनोल फिनोल की अपेक्षा अधिक टॉक्सिक है। सैलिसिलिक अम्ल जो है एंटी रोहोयूमेटिक है। तो ये तीन सही हैं, इसमें एक गलत है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है उसका जो ऑप्शन है वो ये होना चाहिए, पॉलीफिनोल फिनोल की अपेक्षा अधिक टॉक्सिक है, ठीक है, ये इसका राइट है, असत्य है ये। रिसेप्टर सिद्धांत ड्रग क्रिया की किन विशेषताओं पर आधारित है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल सही लगाकर आए हैं, जैविक विशिष्टता। आगे बढ़ाता हूँ मैं। दबाव के सही वर्गीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19वें क्वेश्चन का आप मुझे बताओ ऑप्शन ये होना चाहिए। मैं इसे पढ़ ही नहीं रहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, हटाओ इसे, छोड़ ही दे रहे हैं। 20वें पर आ गए हम। पैरासीटामोल की सही संरचना है। अच्छा क्या लग रहा है आपको, पैरासीटामोल की सही संरचना क्या होनी चाहिए? अच्छा सही है सर, पैरासीटामोल की सही संरचना, पैरासीटामोल तो देख लिया आपने, दवाई खा भी ली हमने, दर्द को कम कर दिया है, लेकिन संरचना के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या होगी संरचना? आप खुद से ज़रा दिमाग लगाओ एक बार। इसका मेरे पास बी नंबर इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। मॉर्फिन है, एक मॉर्फिन हमेशा क्या होता है, एक एल्केलॉइड होता है, ठीक है, मॉर्फिन एंजाइम नहीं एल्केलॉइड होता है। आगे बढ़ाते हैं। BSc 6 सेमेस्टर में बहुत पढ़ोगे मॉर्फिन के बारे में, एल्केलॉइड के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस में होता है, 22वां क्वेश्चन आ गया। निश्चित ज्यामितीय ढलान होता है, तीक्ष्ण किनारे होते हैं, सपाट चेहरे होते हैं, उपरयुक्त सभी। तो उसका राइट ऑप्शन है उपरयुक्त सभी, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस ये सब कुछ रखता है। भाई यार जब बिना पढ़ा पेपर आगा तो बच्चे भी क्या करेंगे? ये क्वेश्चन जान पूछ के बनाया तुम्हारे लिए, स्पेशल बता रहा हूँ मैं। टीचर ने, एग्जामिनर ने जानबूझ के आपके लिए बनाया ताकि बैक लगे और फॉर्म भरें बच्चे और हम पैसे की कमाई करें। यही हिसाब होता, वरना यार मॉडल के लगभग 30-40 क्वेश्चन मॉडल के रख देते तो क्या दिक्कत पड़ रही है उससे बच्चे को? तो ये तो होता है कि यार क्लियर पास हो जाता। अब ऐसे क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडल से आए हुए हैं, वरना सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने अपने पास से रखें। बिना पढ़ा क्वेश्चन कैसे करेगा? कोई भी ले लो आप, बिना पढ़े क्वेश्चन कैसे करेगा? एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रेक का समीकरण है, ठीक है, पता होना चाहिए। एन लैम्डा यानी कि 2d sin थीटा
बराबर एन लैम्डा, तो एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा इज ए, यानी कि 23 में का ए नंबर राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाता हूँ। एक घन क्रिस्टल में समरूपता के तत्वों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 23 होती है, राइट ऑप्शन 23 है। आगे बढ़ाते हैं। अंतरफलकीय कोणों की स्थिरता का नियम द्वारा दिया गया है, तो ब्रिग्स के द्वारा, लाव के द्वारा, बेस के द्वारा, स्टेनो के द्वारा। अंतरफलकीय कोणों की स्थिरता का नियम तो स्टेनो के द्वारा दिया गया, ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन है। ठीक है। जालक तलों यानी कि जेली तलों की लेबलिंग का उपयोग करके की जाती है। ब्रिग्स सूचकांक, बीस सूचकांक, इनमें से कोई नहीं, तो भैया मिलर सूचकांक इज ए राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही लगाया है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का यूज़ किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल निम्न प्रकार का जालक प्रदर्शित करता है, एफसीसी करता है, फलक केंद्रित, यूनिट सेल, ओके ये भी राइट है। 29वां क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में Na+ तथा Cl- आयनों की उपसर्ग संख्या होगी, बिल्कुल सही है, 66 राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय या अनाकार है? हीरा भैया क्रिस्टलीय ठोस होता है, ग्रेफाइट एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, नमक भी क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन जो कांच होता है ना वो एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, भंगुर होता है, डाल दोगे टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? अच्छा पता होना चाहिए, आइसोप्रीन का बहुलक होता है CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये तो पढ़िए आपने, CH डबल बॉन्ड CH3। अरे पढ़ लोगे आराम से, फॉर्मूला याद कर लो ठीक से इसको, आइसोप्रीन का। तो बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज किसका मोनोमर है? ग्लूकोज भैया किसका मोनोमर है? ग्लूकोज से सेलुलोजी बनता है और ग्लूकोज से स्टार्ची बनता है, मतलब ए और बी दोनों का। ये बिल्कुल 32 में का राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों, प्रोटीन का नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोपोलीमर का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोपोलीमर? तो क्रोपोलीमर का जो एग्जाम्पल है वो मेरे पास क्या है? ब्यूनाएस होता है। कौन सा होता है? ब्यूनाएस। आप ब्यूनाएस पे लगा दो। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। मजा आ रहा ना क्वेश्चन देखने में? सिलिकॉन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? भाई देखो इसका कंफर्म मुझे भी पता नहीं है, पता हो तो बताना मुझे, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सिलिकॉन को पॉलीसाइक्लोक्सेन भी कहते हैं, राइट है, फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। सिलिकॉन उस्ताप बहुलक होते हैं क्योंकि इनका उसमें स्थायित्व बहुत अधिक होता है, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन जो है वो कीटोन के समान गुण रखते हैं, ये मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। सिलिकॉन कहाँ, कीटोन कहाँ? कीटोन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड बट सिलिकॉन इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पता होना चाहिए आपको। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो बी नंबर है इज ए राइट ऑप्शन होना चाहिए, यही सही, ये क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ाता हूँ। सिलिकॉन के निम्नलिखित अबंधन होता है, यानी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में कोवालेंट बॉन्ड होता है, इज ए राइट ऑप्शन, बी नंबर बिल्कुल सही लगा कर रहे हैं। अग्नि प्रतिरोधक कपड़ों बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? हाँ सिलिकॉन होना चाहिए क्योंकि उस्ताप साह होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है फास्फोर नाइट्रिलिक क्लोराइड का ही यहाँ पे यूज़ होता है, चाहे उच्च ताप साह अग्नि यानी कि फायर प्रूफ प्लास्टिक बनाने में। ठीक है, इन सबको बनाने के लिए हम फास्फोर नाइट्रिलिक कंपाउंड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अकार्बनिक रबड़ है, बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया एकदम, पॉलीफास्फोर नाइट्रिलिक क्लोराइड। और आगे बढ़ाता हूँ। नाइलॉन 6 का मोनोमर है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन भी होता है, एडिपिक एसिड दोनों होते हैं, तभी तो दोनों मोनोमर में एडिपिक एसिड हो गया और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इन दोनों में कार्बन एटम की संख्या 66 होती है, जिसकी वजह से यहाँ नाम रख दिया गया नाइलॉन 66, मतलब ए और बी दोनों है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, दोनों मोनोमर होते हैं ये नाइलॉन 66 के। बहुलक के अनुभार ज्ञात करने की विधि है प्रकाश उत्कीर्णन विधि यानी कि लाइट स्कैटरिंग मेथड हो गया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मेथड हो गया, जेल परमेंटेशन क्रोमेटोग्राफी हो गया, ऑल ऑफ दिस, मतलब तीनों की तीनों यूज़ होती हैं। इसमें एक विस्कोसिटी मेथड भी आता है पर वो इसमें दे नहीं रखा, तीनों की तीनों होती हैं, ये तीनों की तीनों से आप बहुलक का अनुभार ज्ञात कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज ए राइट आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट मतलब जो आपके कुकर देखा होगा आपने, अरे खाना तो बनाया होगा, लड़कियां खाना बनाती हैं, लड़के खाना नहीं बनाते पर बनाने लगे हैं आजकल जो बाहर रहते हैं। तो जो कुकर का हैंडल होता है, उस हैंडल पे जो ब्लैक कलर का लगा हुआ होता है ना, वो बेकेलाइट होता है, उसको जला दो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो बेकेलाइट जो होता है वो क्या होता है? थर्मोसेटिंग बहुलक होता है। टेरिलीन किसका एक उदाहरण है? पॉलीएस्टर का। राइट ऑप्शन क्या है मेरे पास? सी नंबर पॉलीएस्टर। ठीक है, 41 में कौन सा राइट ऑप्शन है? पॉलीएस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, ये तो आता ही है हर साल, अगर पेपर थ्योरी वाइज होता है ना तो जिगलर नाटा एक ऐसा कैटेलाइज्ड है जो हर साल पेपर में आता है, जिगलर नट्टा।
तो R3Al टाइटेनियम क्लोराइड, भाई ये भी नहीं पता यार, ये बड़ा गलत, ये तो सबको पता होना चाहिए। SBR का पूरा नाम है स्टायरीन ब्यूटेन, क्या नाम है, स्टायरीन ब्यूटेन रबड़, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रिलेटेड, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़, स्टायरीन ब्यूटेन पता नहीं क्या, ये वाला सी नंबर सही है इसका, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़, ठीक है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़। आगे बढ़ाता हूँ। एक सहबहुलक बनता है दो या दो से अधिक मोनोमर की क्रिया से, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है, सी नंबर। आगे लाते हैं। निम्नलिखित में से रबड़ का मोनोमर कौन सा, वही आ गया देखो, सी आ गया तुम्हारे पास, CH2 डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, इसे राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा, सी नंबर हो गया, ठीक है, आइसोप्रीन का। चलिए, PVC प्रयोग में निम्नलिखित के बनाने में करते हैं, पाइप का तो पक्का, रेनकोट, शावर, सनकोट, तो ये लगभग सभी का आंसर है, डी नंबर इसे राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे तो अधिकांश पाइपलाइन बनाने में क्या आता है PVC का, पर रेनकोट क्योंकि ये मुलायम भी होता है ना। योग बहुलीकरण को कहते हैं, बिल्कुल सही बोला इसमें, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से क्या पॉलीएमाइड है, रेयोन है, टेरिलीन है, नाइलॉन है, ऑरलोन है, ठीक है। तो एमाइड बॉन्ड नाइलॉन में पाया जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी नंबर है। 48 में का बढ़ाता हूँ आगे। किसी भी पदार्थ में रंग दिखाई देने का कारण है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है एकदम, बहुत सारे क्वेश्चन राइट हैं। स्पेक्ट्रल रंग का अवशोषण, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्रोमोफोर है, पता है नाइट्रोजन युक्त जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब वो लगभग क्रोमोफोर की भांति बिहेव करते हैं। देखो ये जहाँ डबल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन और मेरे पास O2 है, एंड O2 है ये मेरे पास, तो ये क्या है, एक क्रोमोफोर होता है जो कि हमें रंग प्रदान करता है, ठीक है। रंजक जो कि फैब्रिक के रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, रंजक जो कि फैब्रिक के रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। अम्लीय रंजक, परोक्ष रंजक, डिस्पर्स रंजक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, यहाँ समझ में नहीं आया हिंदी में क्या, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डाइज विच बिकम लिंक्ड टू द फैब्रिक, ठीक है, वाई केमिकल कम्बिनेशन, तो इसका मतलब है एसिड डाइस है, डायरेक्ट डाइस है, और डिस्पेरेस डाइस है, और नॉन ऑफ द दिस, मतलब राइट ऑप्शन मेरे पास वी नंबर है, डायरेक्ट डाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। इंडिगो है एक बेड रंजक होता है, ये ध्यान देना, इंडिगो एक बेड रंजक होता है, तो ये क्वेश्चन मॉडल का है, इंडिगो एक बेड रंजक होता है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेलेकाइट ग्रीन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्राइफेनिल मीथेन रंजक होता है। फिनोल्फेथिलीन का प्रयोग इंडिकेटर के रूप में होता है, सी नंबर के रूप में, एक इंडिकेटर के रूप में आप फिनोल्फेथिलीन का यूज़ कर सकते हो। सारे क्वेश्चन इजी हैं। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन आपको इजी नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं? क्वेश्चन पेपर बड़ा इजी दिया हुआ होता है, लेकिन जब कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बाहर के होते हैं उनमें दिक्कत पड़ती है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। यार ये क्या होना चाहिए आपको, पी किब्नोइड है, क्रोमोफोर है, ऑक्सोक्रोम है, क्रोमोजन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यार ये क्रोमोफोर होना चाहिए, पैरा किब्नोइड है भाई। यार क्या होना चाहिए, क्रोमोजन होना चाहिए, ये कंपाउंड है क्या बवाल है, ये पैरा किब्नोइड है, क्या है? अरे भाई क्या होना चाहिए, 55 का राइट ऑप्शन कौन सा है? पी किब्नोइड है, क्रोमोफोर है, ऑक्सोक्रोम है, या क्रोमोजन है? तो यार क्रोमोफोर, चलो सही है, लगा लो यार, देख लो इसका ऑप्शन, आप खुद बताओ मुझे क्या होना चाहिए, ठीक है। आप खुद बताओ, देख के मॉडल से देखो कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। मैं आगे बढ़ाता हूँ इस कहानी। फ्लोरेसिन रंजक में से किसका उदाहरण है? सही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है फेथिलीन का। आगे बढ़ाता हूँ मैं। सुक्रोज द्वारा प्रदर्शित प्रकाशिक घूर्णन होता है, सुक्रोज द्वारा प्रदर्शित प्रकाशिक घूर्णन होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ए नंबर प्लस 66.5। ओके, कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा मोनोसेकेराइड है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, क्या लग रहा है? मोनोसेकेराइड जिनका जलक बटन नहीं होता है, सबसे सिंपल इकाई होती है ये वाली, तो ए और बी दोनों, ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड होता है और फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड होता है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ भाई, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, हटाओ ज़रा इस चीज़ को। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। रक्त में उपस्थित मुख्य शर्करा कौन सी है? बहुत बढ़िया चीज़ है। रक्त में उपस्थित मुख्य शर्करा कौन सी है? भाई मुझे नहीं पता, आप बताओ। मुझे पता ही नहीं है, मैंने मान लिया भाई रक्त में उपस्थित शर्करा मुझे पता नहीं है। इन्होंने ऑप्शन लगाया है ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके कितने ऑप्शन लगभग, सब के सब बताना मुझे, जो वीडियो देख रहा है वो बताना कि इस पेपर में सर हम इतने ऑप्शन सही करके आए हैं, लगभग इतने क्वेश्चन का ऑप्शन सही लगाकर आए हैं। चाहे 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, डरना मत, घबराना मत, डायरेक्टली बताना कि भाई इतने क्वेश्चन हम राइट लगा के आए हैं। 75 क्वेश्चन है और 75 में से 75 क्वेश्चन आपको करने भी है, ठीक है। वरना तो कुछ क्वेश्चन की छूट मिल जाती है, लेकिन इस पेपर में तो छूट भी नहीं दी गई है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या बात बिल्कुल रियल है या गलत है। भैया देखें ज़रा एक बार चेक करके, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर
कि प्रश्न पुस्तिका में 75 प्रश्न है, परीक्षार्थी को सभी 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं, सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है, वाह यार, देखो सारे के सारे क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका एवं OMR आंसर शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। मतलब 75 क्वेश्चन और 75 के 75 क्वेश्चन आपको करने भी हैं। अब आप खुद से सोच लो यार कि इतने क्वेश्चन, यानी कि पहले ऐसा हो जैसे MJPRU एक यूनिवर्सिटी है बरेली, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन देते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ने 75 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन जान पूछ के MSU ने ऐसा पेपर बनाया कि बेटे 75 में से 75 करो, एक क्वेश्चन की छूट नहीं है, कम से कम 75 में से 60 क्वेश्चन करने होने चाहिए थे, तब जाके बेस्ट ऑप्शन होता है कि भाई 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमसे नहीं हो रहे हैं, तो उसमें छूट मिल जाती तो हमें फ़ायदा हो जाता, लेकिन एक क्वेश्चन की छूट नहीं दी यहाँ पे MSU ने। कितनी बड़ी गलती करी है, जान पूछ के करा है ये यूनिवर्सिटी ने। चलिए मैं आगे देखता हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 48 क्वेश्चन हो गए हमारे। देखते हैं, पैराकेबनोइड है 57, 58वां नंबर हो गया हमारा, 59वां नंबर। तो रक्त में उपस्थित मुख्य शर्करा कौन सी होती है, सबको पता होना चाहिए। सुक्रोज तो होता नहीं है, तो कौन सी होती है भाई, ग्लूकोज होती है। ठीक है, तभी तो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जाती हैं जब व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में घुल जाता है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप होता है। ठीक है, 5 OH समूह होते हैं, 4 जो होते हैं वो सेकेंडरी OH ग्रुप होते हैं। बिल्कुल सही है मेरे पास ये सभी, डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, एक CHO समूह तो होता ही है, 5 OH समूह होते हैं और 5 OH समूह के साथ में 4 सेकेंडरी OH समूह भी होते हैं, एक नहीं होता, एक OH समूह नहीं होता। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 60 का। 61वां म्यूटा रोटेशन एक फिनोमिना है, बहुत बढ़िया। एनोमर का अंतर परिवर्तन, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए था यार, हाँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सी नंबर है ओसोजोन का बनना और डी नंबर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच का संबंध। अब बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है भैया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच का संबंध नहीं है। ठीक है, बस ये जो अल्फ़ा जो एनोमर्स होता है ना, ग्लूकोज के 2 एनोमर्स होते हैं, एक अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, एक बीटा ग्लूकोज होता है। तो अल्फ़ा ग्लूकोज का काय में परिवर्तन है, ये बीटा ग्लूकोज में परिवर्तन शो करता है, यानी कि एक एनोमर का दूसरे एनोमर में परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ जो अंतर है वो ये वाला अंतर है, 61 में का ए नंबर है, एनोमर का अंतर परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। एक रेड्यूसिंग शुगर करती है, एक रेड्यूशन जो शुगर होती है, देखो शुगर 2 प्रकार की, एक होती है नॉन रेड्यूसिंग, एक होती है रेड्यूसिंग शुगर। अब जो ये हमारी रेड्यूसिंग शुगर आती है, ये फेलिंग बिलियन और टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देती है। सुक्रोज को छोड़कर सभी शुगर कितनी होती है, रेड्यूसिंग शुगर होती है। इसका मतलब है फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग बिलियन का भी अपचयन कर देती है, टोलन बिलियन का भी अपचयन कर देती है, ये फेलिंग बिलियन का अपचयन नहीं करती है। सी नंबर गलत है, इसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन डी नंबर है, ए और बी दोनों हो गए। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। स्टार्च का जलक बटन पर हो देता है, स्टार्च का जलक बटन जब भी होता है किसी एसिड की प्रेजेंट में तो ग्लूकोज के एन अणु बनाता है, वो हमेशा याद करना, ग्लूकोज के एन अणु बनाता है। ठीक है, चलिए साहब, तो डी ग्लूकोज के एन अणु बनाता है, इसमें फ्रक्टोज लिख रखा है। अबे यार, स्टार्च ग्लूकोज स्टार्च की इकाई होती है, सुक्रोज की भी इकाई होती है। तो स्टार्च का जब भी आप जल अपघटन करते हो तो एन अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं आपको, फ्रक्टोज के नहीं, ग्लूकोज के। सेलुलोज किस यौगिक का बहुलक है, डी माइनस ग्लूकोज का, डी माइनस फ्रक्टोज प्लस एवं डी प्लस ग्लूकोज, या डी नंबर डी प्लस ग्लूकोज। तो 64 में का आंसर क्या होना चाहिए बेटे, जल्दी बताओ आप, क्या लग रहा है आपको 64 में का आंसर? तो डी प्लस ग्लूकोज का क्या होता है, ये बहुलक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। 65 में क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शुगर है? बहुत बढ़िया, टेबल शुगर कौन सा है इसमें से? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। तो बेटा आपको क्या लग रहा है कौन सा होगा? तो मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन है इसका सुक्रोज है इसमें, हाँ सही है, ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है, एकदम करेक्ट लगा आए हैं। एल्डी हेक्सोज के कितने प्रकाशिक समयावधि होते हैं? तो एल्डी हेक्सोज के एक बार चेक करते हैं, 2 की घात 4 बराबर कितना हो गया बेटे, जल्दी बताओ, 16 हो गया। तो 16 होते हैं। ठीक है, तो डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि 2 की घात 4 बराबर 16। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को। तो एल्डी हेक्सोज के कितने प्रकाशिक समयावधि होते हैं? डी 16 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। 67वां क्वेश्चन आ गया, कार्बोहाइड्रेट तत्वों से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट तत्वों से मिलकर बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ें होनी अनिवार्य हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन,
एंड ऑक्सीजन। तो इसमें कहीं है कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन बिल्कुल राइट है, ये वाला नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है। और सी नंबर दे रखा कार्बन हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट में तीनों चीज़ें होनी अनिवार्य हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। लेव्यूनिक अम्ल निम्न में से किसके सांद्र HCl के साथ उबलने पर प्राप्त होता है? स्टार्च का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, बी व सी दोनों का? डी नंबर क्या लग रहा है बेटे इन दोनों का आपका? 68वें क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है जल्दी बताओ। बी नंबर राइट है इसका, ग्लूकोज का, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक एंजाइम अवरोधक वह होता है जो एंजाइम को घेर लेता है, एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, एंजाइम से जुड़ जाता है, एंजाइम से रासायनिक क्रिया कर लेता है। तो सिंपल सी बात है, एक एंजाइम अवरोधक वही है जो एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर दे, ठीक है। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? द ब्लाइंड दी विंड्स टू एंजाइम, यानी कि एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है, राइट ऑप्शन है। प्रोटीन में होता है, प्रोटीन केवल अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, हालांकि संरचना होती है अल्फा द्वितीयक संरचना, बीटा द्वितीयक संरचना, वो बात अलग रही, लेकिन प्रोटीन जो होती है वो केवल अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक जिविटर आयन है, एसिड के समान भी बिहेव करेगा और बेस के समान भी बिहेव करेगा, ठीक है। एसिड के समान भी बिहेव करता है और एक बेस के समान भी बिहेव करता है, मतलब एक यौगिक जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह आयनित हो जाता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है बी नंबर इसका, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 आ गया, बस खत्म होने वाले हैं, हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 72 है मेरे पास। प्रोटीन का जमाव, प्रोटीन का जमाव अवक्षेपण संभवतः इसके कारण होता है। अब किसके कारण होता है जल्दी बताओ बेटा, आप बताओ किसके कारण होता है प्रोटीन का जमाव? जमाव मतलब कोगुलेशन या प्रेसिपिलेशन, ठीक है, ऑफ प्रोटीन में भी कसिस बाई चेंज इन पीएच, हीट, हैवी मेटल सल्ट्स, ऑल ऑफ दिस। तो पीएच में परिवर्तन राइट ऑप्शन है, ताप में, ताप ये भी राइट ऑप्शन है, भारी धातु लवण ये भी है। अगर आप क्या बोलते हैं उसको हम, जो हिंदी में बोला जाता है प्रोटीन का जमाव, जमाव का मतलब इसका एक बल और आता है, विकृतीकरण बोलते हैं इसको। विकृतीकरण का मतलब जब भी आप प्रोटीन में कोई एसिड मिलाओगे, बेस मिलाओगे, सल्ट मिलाओगे, ठीक है, या गर्म करोगे, ठीक है, तो उसकी संरचना नष्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय विकृतीकरण होता है और एक होता है अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण, ठीक है। दो प्रकार का विकृतीकरण होता है, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ना है आप, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? इसका 72 में का राइट ऑप्शन ये सभी, ठीक है, आप ये सभी पे लगाओ, यही हमारा क्या है राइट ऑप्शन है इसका, ओके। चलिए साहब अब आगे देखता हूँ मैं चीज़ को। 73वां क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? यूरिएज, ग्लाइसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो कौन सा एंजाइम आपको लग रहा है? यूरिएज लग रहा है, ग्लाइसिन लग रहा है, थाइमिन लग रहा है, या यूरेसिल लग रहा है? बताओ बेटा जल्दी फास्टली बताओ, दिमाग लगाओ एक बार, पहले दिमाग से सोचो उसके बाद में मुझे बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास कौन सा? यूरिएज, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन है, यूरिएज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 आ गया। एंजाइम क्रिया के लिए ताला और चाबी मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ए नंबर है एमिल फिशर के द्वारा, मिलर के द्वारा, हॉपकिंस कोटे के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है एमिल फिशर के द्वारा। एमिल फिशर ने लॉक एंड की थ्योरी दी थी, इसके लिए एंजाइम क्रिया के लिए। तो एंजाइम के बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा आपने। क्या होता है एंजाइम? एंजाइम उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। अच्छा नहीं होते हैं? वो होते हैं, ठीक है, जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। विषमांगी उत्प्रेरक के समान बिहेव करते हैं, इनका कोलाइडी सॉल्यूशन जो होता है वो उत्प्रेरक की भांति बिहेव करता है। इनकी सतह पर विशेष प्रकार की कैविटी होती है जिनमें सक्रिय ग्रुप फंस जाते हैं, इस प्रकार जैसे ताले में चाबी फंस जाती है। उसके बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फिर से बाद में प्रोडक्ट बनता है और हमारी जो की होती है वो बाहर हो जाती है, मतलब उत्प्रेरक हमारा बाहर हो जाता है और हमारा मतलब बन जाता है प्रोडक्ट। आप पढ़ के देखना। चलिए अभिक्रिया में यार ये बहुत खतरनाक है यार, ये तो बड़ी खतरनाक रिएक्शन दे रखी है यार, मैं क्या बताऊं यार इसको, मैं खुद परेशान हूँ उस रिएक्शन से। भाई अभिक्रिया CH2 सिंगल CH2 COOH CH2 COOH, ठीक है, मिले ही कम और ये बदल गया मेरे पास फ्यूमेरिक अम्ल में, ठीक है। तो ये कौन सी है? ये कौन सी है भैया? अभिक्रिया रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, स्टेरियो स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, इनमें से कोई नहीं। तो यार ये ज्योमेट्री स्टेरियो ज्योमेट्री समावेशता, ज्योमेट्री समावेशता होती है। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, यानी कि जो कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता। तो स्टेरियो
विशिष्टता होती है हमारी। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बेझिझक लगा कर आना, सोच लेना। तो अब ये बताओ आप लोग कितने क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, वो क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास, जल्दी बताओ बेटे, वो कौन सा क्वेश्चन है मैंने जो दिया था आपको। कहाँ गया मेरे पास क्वेश्चन, कहाँ गया, क्रोमोफोर हो गया, सब हो गया। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, उसका आंसर मुझे बताना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर बताने हैं मुझे। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है भैया, ये वाला क्वेश्चन है। दबाव के सही वर्गीकरण के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, लोपेरामाइड ए नंबर दे रखा है, एस्प्रिन और मिथॉक्सीफ्यूरेन और मेटाप्रोलोल। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। ए नंबर दे रखा है इसका, बी नंबर दे रखा है, सी नंबर दे रखा है, डी नंबर दे रखा है। मिलान करो और मुझे बता दो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। ठीक है, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन सही हैं, और जो क्वेश्चन गलत लगे, इसका आंसर लग रहा है कि यार गलत है, अपने मॉडल से मुझे बताना कमेंट करके कि भाई सर ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपने गलत बताया। तो लगभग सभी सही है, हो सकता है कि आधा तो क्वेश्चन में गलती हो गई हो। ठीक है, तो अपनी आंसर की चेक कर लें, अपने पेपर से चेक कर लें। पेपर के जो क्वेश्चन है वो अप डाउन हो सकते हैं, पेपर के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, अप डाउन हो सकते हैं, और पर क्वेश्चन को मिला के देखें। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन राइट है और आप कौन से पे लगा कर आए हैं। चलिए साहब, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।